नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज सुनाती हूँ मैं गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता का पहला भाग। अगर पुराने ज़माने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पना आज भी मान्य होती तो इलाहाबाद का नगर देवता ज़रूर कोई रोमांटिक कलाकार है ऐसा लगता। शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं है, कोई कसाव नहीं। हर जगह एक स्वच्छंद खुला, एक बिखरी हुई बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें, या शहर और ब्रिटेन के मुकाबला करने वाले सिविल लाइन और दलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में कोई संतुलन नहीं। सुबह धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और उसे कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजन से निर्वाचित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सर्जन में हर रंग के डोर। नगर कार्तिक तथा उधर बसंत के बाद और होली के बीच के मौसम में इलाहाबाद का वातावरण नष्ट, यह पंजी के फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत और आम के बेरोज की खुशबू से भी ज़्यादा महकदार होता है। सिविल लाइन्स हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरो बाग, लगता है कि हवा एक नटखट दोशीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छिड़कानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप ज़रा एक ओवर को डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाए तो इन खुली हुई जगह की फिजा आपको अपने जादू से बंध लेगी। खास तौर से पाँव फटने से पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। हल्की सुनहरी बाल सूर्य की उंगलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए बोरला गैसों को धीरे धीरे हटाती जाती है और क्षितिज पर सुनहरी तरुणाई बिखर पड़ती है। एक ऐसी ही खुशनुमा स्वभाव जिसकी कहानी मैं कहने जा रही हूँ, वह सुबह से भी ज़्यादा मासूम युवक प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क को लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था और दूसरे कलर में सारों की एक पट्टी बटन होल में लगी हुई थी। सफ़ेद मक्खन, जीन का पतला पैंट और पैरों में सफ़ेद भरा हुआ गोरा चेहरा, ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगी गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह रह कर वह उसे सूंघ लेता। पूर्व के आसमान के गुलाबी पंखुड़ियाँ बिखरने लगी थी। सुनहरे पराग की एक बौछार सुबह के ताज़ा फूलों पर पड़ रही थी। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। मैं फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियाँ नोच कर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बचाने वाली सोने की चादर परतें बिछा दी जा रही थी। पेड़ों की छाया कारण गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी हुई थी। अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फालसाई रंग के उस फूल पर गहरे बेंजोनी। सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर पीछे देखा। डॉक्टर शुक्ल तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है ना? नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने को बचाते हुए कहा। यार, तुम जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूँ उन्हीं के सहारे हूँ। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है। तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों से थे जो विद्यार्थी होते हैं और कब तक वह यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे, इसका कोई एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे और घर के ताल्लुकेदार, हंसमुख, शक्तियाँ कसने में मज़ा लेने वाले। मगर एक बार तो मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ल को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं, उनसे अलग ही होकर आया था। समझ लो कि उन्होंने किसी बहाने मदद की। कमल सरोवर की ओर चल दिए। चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कम लोग की ओर एक तक देख रहे हैं, ध्यान में तल्लीन है। दुबले पतले छिपकली से बालों की एक लट माथे पर झूमती हुई।
यार, दोनों ने निकृष्ट कोटि के जीव हैं, यह कवि नहीं जानता। कपूर बिसारिया के मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और इशारे में बोला, हाँ यार। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, क्या सोच रहे हो तुम भी? उसने आंखें खोली, एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम में क्या होता है, क्यों लिखी जाती है, फिर कविता के संग्रह क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास है, कहानी संग्रह। कपूर बोला, जहाँ तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है। मसलन कार्तिक या फागुन, उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है और कविता एक तरह का सन्निपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं ना? कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिएगा, प्रगतिवादी और आपके विचार सर्वदा विदेशी। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूँ। चंद्र कुमार कपूर विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं और आप श्री रविंद्र बिसारिया में बैठ रहे हैं। बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया, फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में कोई और काम नहीं मिला जो आप कविता करते हैं? बिसारिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब, यह मेरा अपमान है। मैं इस तरह का आदर नहीं चाहता। इसलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करते। कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ करते हैं। बिसारिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। और फिर भी सरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, आप लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया। वह कपूर बोला, मान गए आपको, हम तो आप राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं, यह प्रेम की, जब जैसा अवसर हो। ठाकुर साहब ने चढ़ती, वैसे तो यह फार फ्रंट का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन, कवि सम्मेलन सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा यश है इनका। उन्होंने देखा, मगर फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया। कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए ना, अभी तो मूड नहीं है। अच्छी तरह जानते थे बिसारिया कि किस समय और कैसे कविता सुनाना है। कुछ खाना पीना रहे तब कविता। कपूर को वोटिंग का बेहद शौक था। विस्तृत कार्यक्रम बन गया। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? मैं देख रही थी चंदर, और वह उतर आई। दुबली पतली साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में समझदारी। चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा। आदमी को 4 किताबें मिलती है ना? क्यों? तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करो। पगली कहीं की। चंद्र ने उसका कंधा पकड़कर रूठी हुई निगाहों से देखते हुए अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूं, तो बांस की पतली टहनी की तरह लहराकर, सदस्य मैं हूँ, तुम्हें क्यों दूं किताबें? और जा कर के अंदर किताबें पटक दी। फिर बोली, आओ बैठो चंदर, मैं अब घर जाऊंगा। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब, हस्तलेख इतने स्पष्ट कौन टाइप कर देगा? इसका भी इंतजाम है। और अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकालकर चंद्र के हाथ में देते हुए बोली, यह कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्र है, टाइपिस्ट है, इसके घर मैं तुम्हें पहुंचा देती हूँ। मुखर्जी रोड पर रहती है, उसी के यहाँ टाइप करवा लेना। और यह समझ गए। अब तुम सोच रहे होंगे, किसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पिलाऊं, पापा का काम है। यहाँ चले जाओ। चंद्र जाकर भीतर बैठ जाए और किताबें उठाकर देखने लगे। अरे चारों कविता, चाय नहीं पीऊँगा। वह हंसी में दुधिया बचपन से लगता है और चंद्र को स्टडी रूम में बिठाकर प्याले निकालने के लिए चलती है। वैसे तो यह घर, यह परिवार चंद्र कपूर का अपना हो चुका था। जब से मैं अपने माँ से झगड़ा कर प्रयाग भगाया गया था पढ़ने के लिए, यहाँ आकर
बीए में भर्ती हुआ था और कम खर्च के ख्याल से चौक में कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ल उनके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थिति से अवगत चंद्र की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ल उसके अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ कम का काम चंद्र को दिलवा दिया था। उसके बाद चंद्र के लिए डॉक्टर शुक्ल का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज़्यादा हो गया था। सुंदर शर्मिला लड़का सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया तो स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैधानिक संपादक बना दिया। बस सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉक्टर शुक्ल यूनिवर्सिटी से हटाकर ब्यूरो में चले गए थे। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे करियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ल को था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बंधाई और उसको अपने लड़के से बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ल ने उससे इतना अपनापन बनाए रखा। कैसे धीरे धीरे चंद्र सारी खैरियत खो बैठा यह उसे खुद नहीं मालूम। यह बांग्ला, इसके कमरे, इसके लॉन, इसके किताबें, इसके निवासी सभी कुछ जैसे उसके अपने थे और सभी कुछ जाने उसके अपने जन्मों जन्मों का संबंध था। और यह नन्ही दुबली पतली चंद्र किरण सी सुधा वर्षों पहले 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी। तब से लेकर आज तक कैसे वह चंदर की अपनी होती चली गई थी, इसे चंदर खुद नहीं जानता था। जब वह आई थी तब बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद भी खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी, अपनी कॉपी फाड़ डालती थी और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोद में बिठाकर नहीं मनाते थे स्कूल नहीं जाती थी। 3 बरस की अवस्था में ही उसकी माँ चल बसी थी और 10 साल तक अपनी बुआ के पास एक गांव में रही थी। अब 13 वर्ष के होने पर गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना शुरू किया। शादी न होने पर गांव की औरतों ने हाथ नचाना और मुंह मटकाना शुरू किया तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब आई थी तो आधी जंगली थी। तरकारी में घी कम होने पर महाराजिन का चौका जूठा कर देती थी और रात में फूल तोड़कर न लाने पर अक्सर उसने माली को दांत से भी काट खाया था। चंद्र से ज़रूर डरती थी पर न जाने क्यों चंद्र भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक साहब गुस्से के मारे उसे नहीं साथ खिलाते और न उससे बोलते तो रो रो कर सर पटक पटक कर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चंद्र ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था, अक्सर सुधा को डांट कर समझाया था और सुधा घर भर से अल्हड़ पुरवाई और विद्रोही झोंके की तरह तोड़ फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंद्र की आंखों के इशारे पर सुबह के नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंद्र के इशारों का यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था यह उसे खुद नहीं मालूम था और यह सभी कुछ उसने इतने स्वाभाविक ढंग से इतने अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था, कोई जागरूक न था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। और मज़ा तो यह था कि चंद्र की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई थी। उसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन और सारा लड़ाई या विद्रोहनी अब शांत हो गई थी। इतनी शांत, इतनी सुशील और इतनी विनम्र, इतनी मिष्ट भाषिणी कि सभी को देखकर ताज्जुब होता था। लेकिन चंद्र को देखकर जैसा उसका बचपना फिर लौट आता था और जब तक लड़कर नहीं लेती उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अबोला रहता था, लेकिन जब 2 दिन तक दोनों मुंह फुलाए रहते थे तो डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनके ब्यूरो का हाल नहीं पूछती थी और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती थी तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते थे, क्या चंदर से लड़ाई हो गई है क्या? फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती थी
और शिकायतें भी क्या क्या होती थी। चंद्र ने उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम एलिफेंट श्रीमती हथिनी रखा है। या चंद्र ने उसको डिबेट के भाषण के पॉइंट नहीं बताए। कहो कैसी डांट पड़ी। वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाजार में चीज़ों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितनी सोसाइटी के मेंबर हैं, चंद्र की इकोनॉमिक्स के कोर्स में क्या है, वह सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी। और काश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उससे अपना सुख दुख बता देते थे। साथ साथ घर का सारा काम काज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत, गंभीर और बुजुर्ग होते जा रही थी। मगर अपने पापा और चंद्र इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उसे जितना स्नेह और स्नेह भारी फटकार और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वह सब बड़े निस्वार्थ भाव से वह चंद्र को दे देती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते थे, खाने पर या कम खाने पर उसे जितने दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल भी चंद्र की रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो उसे पापा से मिलते थे, उसे और भी स्नेह में पक कर चंद्र को दे डालती थी। चंद्र के खाना खाते हैं, यहाँ से जाकर घर पर कितनी देर पड़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता है। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती है तो उसे सुधा की डांट खानी पड़ती थी। पापा के लिए सुधा भी बच्ची थी और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंद्र भी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंता इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि चंद्र बेचारा जो खुद तंदुरुस्त था घबरा उठता था। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया। उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तहान में जब चंद्र कुछ दुबला सा हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवाई ले आई और लगी चंद्र से जीत करने की। जब चंद्र ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि वह लड़कियों के लिए है, तब जाकर कहीं उसकी जान बची। इसलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2-3 चम्मच चाय का पानी डाल देती थी, और अगर उससे ज़्यादा स्ट्रांग चाय की मांग की तो उसे खाली दूध पीना पड़ता था। इस सब से चंद्र बहुत घबराता था, लेकिन सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लाई तो उसे मजबूर होना पड़ा। बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला, उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी। इसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर 2 चम्मच दूध डालकर अपना ठाठ से पीने लगी। तकलीफ से दूधिया का चाय का प्याला चंद्र के सामने खिसका कर बोली, पीजिए। चंद्र ने प्याले को अपने सामने रखा, उसे चारों तरफ घुमा कर देखता रहा कि किस तरफ से चाय का अंश मिल सकता है। जब सभी ओर से प्याले में क्षीर सागर नजर आया तो उसने हार कर प्याला रख दिया। और क्या खाली चाय पीजिएगा? दिमागी काम करने वाले को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च। ऐसी चाय मुझे पसंद है। आपको विश्वास नहीं होता? मेरी क्लास वैल्यू सबसे तेज लड़की है। उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती है। मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है और उतनी ही अच्छी है जितना अच्छा नाम। हमारे दोस्त की बुराई करती हो? तब क्या, मैं तो सभी बुरे हैं। चलो नाश्ता करो, पहले फल खाओ। और वह प्लेट में 6-6 करके संतरा रखने लगी। इतने में झुक कर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी कि चंद्र ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख दिया और शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की फंकी उसके ओर बढ़ाते हुए उसने ज्यों ही एक घूंट चाय ली तो चौंक कर बोली, अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया है। तुम्हारे दिमागी काम बहुत रहता है ना। सुधा मुड़ गई और कुछ बोली नहीं। एक टाइप करना है, बहुत देर हो रही है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको। हम कहते हैं कि नाश्ता और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए ना। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है?
करनी क्यों नहीं है? तब जाना है तुम्हारी गैस और कभी मोटर पर चढ़ी हो? जी बस साबिर हुसैन का आदमी की लड़की है, उसके यहाँ 2 मोटर हैं और रोज़ तो उसके यहाँ दावतें होती रहती है। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं की। जनाब, उसकी शादी तय हो गई है। खराब लड़की है, कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजयी भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंद्र नीचे नज़र कर लिया। सुधा पास आकर चंद्र के कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास हो गए हैं? सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा, हम जा रहे हैं, काहे बिगड़ रहे हैं आप? और वह चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई और यह निबंध की प्रतिलिपि देखकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद जाना। और देखो, अब फरवरी आ गई है। मास्टर ढूंढ दो। हमें नहीं, यह सब झूठी बात है। हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना। और देखो, मास्टर लाना मत भूलना। ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पर पहुंचा देगा। बेकार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई कि फिर सुधा ने पुकारा। सुधा बोली, लो, यह लिफाफा तो भूल ही गए। यह पापा ने लिख दिया है और उसे दे देना। फिर चंद्र चला कि फिर सुधा ने पुकारा, सुनो, एक बार में क्यों नहीं कहते हो? अरे बड़ी गंभीर बात है, देखो, वहाँ कुछ ऐसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ 2 बड़े बड़े बुलडॉग हैं। कहकर उसने गाल फुलाकर हाथ फैलाकर ऐसी भंगिमा बनाई कि चंद्र हंस पड़ा। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंद्र। अगली कहानी के लिए भाग 2 में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।